नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अरविंद आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिरलान में स्वागत करता हूं। बेटा, आज जो है हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में। ये जो दिल्ली के सुल्तान पार्ट हमें हमारे अतीत में दिया हुआ है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे कि दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान आए और उन सुल्तानों का जो क्रम था वो क्या था, ठीक है, और उन सुल्तानों ने दिल्ली में कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए। ठीक है बेटा, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें बेटा, दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक तालिका दी हुई है। इस तालिका के माध्यम से हम दिल्ली के शासकों के बारे में जानेंगे कि दिल्ली में कौन कौन से शासक आए। तो जैसे पहले है यहाँ पर राजपूत वंश। ठीक है, तो राजपूत वंश में सबसे पहले जो वंश आता है वो आता है तोमर वंश। ठीक है, और तोमर वंश का जो टाइम पीरियड है वो 12वीं शताब्दी से 1165 तक का है। ठीक है, अब तोमर वंश कौन था? तोमर वंश वो थे जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी, इन्होंने दिल्ली को बनाया था। ठीक है, तो तोमरों में जो सबसे पहले राजा आते हैं ये है अनंगपाल। अनंगपाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1130 से 1145 तक का है। ठीक है बच्चों, इसके बाद तोमर वंश के बाद आते हैं चौहान वंश। ठीक है, ये भी राजपूत थे। चौहानों का जो टाइम पीरियड है वो है 1165 से लेकर 1192 तक का। ठीक है, तो चौहानों में सबसे इम्पॉर्टेंट राजा जो हैं वो हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इन्हें राय पिथौरा भी बोला जाता है। पृथ्वीराज चौहान चौहानों में सबसे वीर और ताकतवर राजा थे, और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1175 से लेकर 1192 तक का। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, ठीक है, तो ये जो तराइन का युद्ध था, ये दो युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 में और एक हुआ था 1192 में। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध, ये जो युद्ध हुआ था ये दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था। एक था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और दूसरे थे मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जिनके बीच में ये तराइन का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी। जो पहला युद्ध था जो 1191 में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। परंतु उसके एक साल बाद दूसरा युद्ध होता है 1192 में, तो जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और मोहम्मद गौरी अपने साथ ले जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी क्या करता है? मोहम्मद गौरी जब अपने साथ पृथ्वीराज चौहान को अपने देश में ले जाता है, क्योंकि ये भारत का नहीं था, ये किसी दूसरे देश से, मोहम्मद गौरी किसी दूसरे देश से आया था। तो जब ये अपने देश वापस जाता है तो भारत की जो व्यवस्था होती है, तो वो क्या करता है, ये मोहम्मद गौरी अपने ग़ुलाम को, अपनी इसका एक ग़ुलाम होता है उसको सौंप जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब मोहम्मद गौरी वापस अपने देश में जाता है, तो क्योंकि उस समय दिल्ली जो था एक तरीके से बहुत मतलब ये बोल सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रांत था, तो दिल्ली की जो व्यवस्था होती है उस दिल्ली की व्यवस्था को संभालने के लिए मोहम्मद गौरी क्या करता है? मोहम्मद गौरी का एक ग़ुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी अब दिल्ली की व्यवस्था को संभालने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो नियुक्त करता है और बोलता है कि ऐबक तुम जो है दिल्ली को संभालोगे। और ऐबक क्या है? ऐबक ग़ुलाम है किसका? गौरी का। ठीक है, तो मोहम्मद, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका जो टाइम पीरियड है बेटा ये है 1206 से 1210 तक। ठीक है, तो 1206 से 1210 तक जो है इसने क्या करा? इसने दिल्ली को संभाला। ठीक है, और इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली जाती है कि इसने क्या किया? इसने कुतुब मीनार का निर्माण किया। ठीक है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण किया। ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गौरी का ग़ुलाम था। ठीक है, और इसने कुतुब मीनार का जो है वो निर्माण करना शुरू किया। परंतु होता क्या है, 1210 में जो है मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिरकर ये मर जाता है, और कुतुब मीनार का जो काम था, जो पूरा नहीं हो सका था, वो काम जो है अधूरा रह जाता है। ठीक है, कुतुब मीनार पूरा
नहीं बन पाता है। ठीक है, तो मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो है अगला राजा दिल्ली का जो है इल्तुतमिश बनता है, और इसका जो टाइम पीरियड है 1210 से 1236 तक। ठीक है, ये क्या करता है, ये करता है कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा। तो कुतुब मीनार का जो पूरा बनवाने का जो काम होता है वो इल्तुतमिश का होता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा राजा होता है, दिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से चलाता है, प्रजा में काफ़ी फेमस होता है। ठीक है, परंतु जो इसके बच्चे होते हैं, जो इसके बेटे होते हैं, इसका एक बेटा होता है फ़िरोज़ शाह, फ़िरोज़ शाह। ठीक है, ये किसका बेटा है, फ़िरोज़ शाह, इल्तुतमिश का। तो ये जो फ़िरोज़ शाह होता है ये राजा बनने के लायक नहीं होता है। तो ये बात इल्तुतमिश को पता होती है, और इल्तुतमिश की एक बेटी और होती है जिसका नाम होता है रज़िया। रज़िया बहुत अच्छी होती है, व्यवस्था को चलाने में बहुत जो है काबिल होती है। तो ये बात इल्तुतमिश को पता होती है कि रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो है वो काबिल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इल्तुतमिश जो है अपना उत्तराधिकारी किसको बनाता है, रज़िया को बनाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश की जब 1236 में मृत्यु होती है तो रज़िया जो है वो क्या बनती है, रज़िया बनती है दिल्ली की शासिका। ठीक है, दिल्ली की शासिका। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रज़िया सुल्तान जो है वो दिल्ली की शासिका बनती है, और दिल्ली की शासिका का जो टाइम पीरियड है वो है 1236 से 1240 तक। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत मतलब काफ़ी फेमस होती है, प्रजा के हितों का बहुत ध्यान रखती है, प्रजा का बहुत ध्यान रखती है। परंतु क्योंकि रज़िया एक महिला होती है, और जो इसके दरबार में दूसरे जो इसके मंत्री होते हैं वो सब कौन होते हैं, वो सब पुरुष होते हैं, और उस समय पुरुष प्रधान समाज था, तो वो रज़िया को उसके पद से हटा देते हैं। ठीक है, तो रज़िया को उसके पद से हटा दिया जाता है और रज़िया को मार दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सुल्तान बनता है वो बनता है गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन कौन होता है, बलबन जो होता है वो इल्तुतमिश का गुलाम होता है। ठीक है, तो बलबन जो है वो सत्ता को अपने पास हथिया लेता है, और बलबन का जो टाइम पीरियड है वो है 1266 से 1287 तक का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश का मकबरा है। ठीक है, ये देखिए ये दिल्ली में है, ये मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा है, ये आप बच्चे देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली ये जो गुलाम वंश होता है, देखिए इसको बोलते हैं हम क्या, गुलाम वंश, क्योंकि इसमें सब क्या थे, ये सब गुलाम थे। ठीक है, इसको गुलाम वंश भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो गुलाम थे, बलबन की मृत्यु के बाद जो और शासक जो आए वो इतने काबिल नहीं थे कि अपने वंश को चला सके, और अंत में होता क्या है, अंत में जो होता है 1290 में ये जो वंश होता है गुलाम वंश, ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, गुलाम वंश का अंत हो जाता है, और इसके बाद जो वंश आता है वो आता है खिलजी वंश। ठीक है, समझ आई मेरी बात। देखिए मैं कुछ फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को और समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए ये यहाँ देखिए, ये देखिए ये है, ये कौन है, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ठीक है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, ये देखिए इसने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है, आज भी दिल्ली में आप बच्चों ने देखा भी होगा, ज़्यादातर बच्चे गए होंगे, देख कर आए भी होंगे कुतुब मीनार को। ठीक है, और इसमें एक चीज़ मैं और आपको दिखा देता हूँ बच्चों, एक चीज़ और देखिए, ये है रज़िया। ठीक है, ये रज़िया है, देखिए ये रज़िया काफ़ी फेमस थी, क्योंकि ये जो थी ये दरबार में पुरुषों वाले कपड़े पहनकर मतलब आती थी, और जब भी ये गश्त पे निकलती थी तो अब घोड़े पर सवार होकर पुरुष के कपड़े पहनकर जो है निकलती थी, और दरबार के जो दूसरे मंत्री थे वो सब पुरुष थे, वो इससे चिढ़ते थे, और वो मतलब किसी महिला के आगे सर झुकाना नहीं चाहते थे, इसीलिए इसको षड्यंत्र रचकर इसको हटा दिया गया और इसका कत्ल कर दिया गया। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे जो आता है ये आता है हमारा खिलजी वंश, है ना। खिलजी वंश, जब गुलाम वंश की मृत्यु हो जाती है तो खिलजी वंश जो है वो आता है, और खिलजी वंश में जो पहले शासक होते हैं वो होते हैं कौन, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, इनका टाइम पीरियड जो होता है 1290 से लेके 1296 तक का होता है। ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम का किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं समझते हैं, काफ़ी दयालु स्वभाव के होते हैं जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, परंतु जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा होता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी, इसका टाइम पीरियड 1296 से लेकर 1316 तक का है। ये क्या करता है, ये
अलाउद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी होता है ये भतीजा होता है किसका, जलालुद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी का। तो ये अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या कर देता है और ख़ुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और राज करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है कह सकते हैं ये काफ़ी दिल्ली की व्यवस्था में सुधार करता है, दिल्ली में जो है बाज़ार नियंत्रण प्रणाली को अपनाता है। ठीक है, ये कोई भी काला बाज़ारी ना करे इस तरीके से रूल और रेगुलेशंस को बनाता है, काला बाज़ारी करने वालों को दंड देता है। ठीक है, राशन की व्यवस्था करता है। ठीक है, और एक सैनिकों को जो है नकद वेतन देने की जो प्रणाली है उसकी शुरुआत भी कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है। परंतु अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेकर 1316 तक ही कार्य कर पाता है और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो खिलजी वंश को चला सके। ठीक है, और अंत में खिलजी वंश की जो है 1320 में हम बात करते हैं 1320 तक, तो 1320 में जो है खिलजी वंश क्या होता है, खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ अलाउद्दीन की आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए ये रज़िया है, ये है अलाउद्दीन खिलजी। इस तरीके से नज़र आते थे ये इनकी, देखिए इस तरीके से नज़र आते थे, ये अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं तुगलक वंश की। ठीक है, तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक जो है तुगलक वंश का शासन था। तो खिलजी वंश के ख़त्म होने के बाद दिल्ली पे कौन राज करता है, दिल्ली पे राज करते हैं तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश में जो ये होता है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो होता है ये कौन होता है, ये खिलजी वंश में सेनापति होता है। ठीक है, तो जब खिलजी वंश के राजा कमज़ोर हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद, तो ये क्या करते हैं, उन राजाओं को गद्दी से हटाकर स्वयं जो है ये कौन, मतलब गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। परंतु ये 4 साल ही राज कर पाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद इसका जो बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक है जिसका टाइम पीरियड 1324 से 1351 तक का है, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ये पहला ऐसा शासक होता है, मुस्लिम शासक होता है जो हिंदुओं के होली के त्यौहार में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, हिंदुओं के होली के त्यौहार में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है और हिंदू मुस्लिम का कोई भी भेदभाव नहीं समझता। बात समझ में आई। ठीक है, परंतु होता क्या है, देखिए ये जो है ये 1351 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है दिल्ली पर जो है अगला जो राजा होता है दिल्ली का, वो कौन होता है, मोहम्मद बिन तुगलक का भाई होता है, चचेरा भाई फ़िरोज़ शाह तुगलक। ठीक है, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है ये राजा बनता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, ये कुतुब मीनार के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, उस समय कुतुब मीनार की जो 2 बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये ऊपर के जो 2 माले देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बिजली गिर जाती है जिससे कि ऊपर की ये जो 2 बिल्डिंगें होती है ये ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो जो फ़िरोज़ शाह तुगलक होता है, फ़िरोज़ शाह तुगलक क्या करता है, ये इन 2 इमारतों को बनाता है। ठीक है, इनका निर्माण करता है और इनको पूरा करता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ के कलर में और यहाँ के कलर में कितना फ़र्क है। ठीक है, तो ऊपर की जो 2 बिल्डिंग हैं जो बिजली गिरने से नष्ट हो जाती है, उनका निर्माण कौन करता है, फ़िरोज़ शाह तुगलक करता है। और ये सभी तरह के 24, इसके समय में 24 कर होते थे, 24 टैक्स होते थे, उन टैक्स को ख़त्म कर देता है और अपनी प्रजा से केवल और केवल 4 टैक्स लेता है बस। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो 1391 से लेके, ठीक है, 51 से लेके 1388 तक का है और इसकी जो है मृत्यु हो जाती है 1388 में। और इसके बाद तुगलक वंश में कोई भी ऐसा राजा नहीं होता जो इस वंश को आगे चला सके। ठीक है बच्चों, और तुगलक वंश जो है ये 1414 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तुगलक वंश की समाप्ति के बाद जो अगला वंश आता है ये आता है सैयद वंश, और सैयद वंश में केवल एक ही काबिल राजा होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है ख़िलजी खां। ठीक है, ख़िलजी खां इसको ये एक उपाधि लेता है जिसे बोलते हैं रयत आला, रयत ए आला। ठीक है, रयत ए आला की उपाधि कौन लेता है, ख़िलजी खां लेता है, ये पद लेता है रयत ए आला का।
ठीक है। तो खिरिज खां जो है ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाता, ये 1414 से लेके 1421 तक ही जो है राज कर पाता है, दिल्ली का राजा नियुक्त होता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो इसके बच्चे आते हैं, जो इसके उत्तराधिकारी रहते हैं, वो इस काबिल नहीं होते हैं और उनको हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? लोधी वंश के द्वारा। और लोधी शासक जो है सैयद वंश के राजाओं को हटाकर क्या करते हैं? दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। और लोधियों का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1451 से लेके 1526 तक का। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखिए, लोधियों में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं आप बच्चों को बता देता हूँ। इसमें जो राजा था बल्होल लोधी, ये लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1451 से लेके 1489 तक का है, 1489 तक का है। ठीक है। तो बल्होल लोधी जो है ये काफ़ी अच्छा राजा था। ठीक है। ये किसी तरह का अपने दरबार में भेदभाव नहीं करता था, अपने मंत्रियों के साथ नीचे बैठता था कालीन पर और मंत्रियों की बहुत इज्जत करता था। ठीक है। परंतु इसके बाद जो इसका बेटा हुआ वो था सिकंदर लोधी। ठीक है। सिकंदर लोधी जो है ये काफ़ी फेमस था। इसने क्या किया था? इसने 1504 में आगरा शहर को बसाया था, उसकी स्थापना की थी, आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है। और अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? दिल्ली से ये आगरा ले गया था। कौन? सिकंदर लोधी। ठीक है बच्चों। तो सिकंदर लोधी की जो है मृत्यु हो जाती है, इसको गले का कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर लोधी की मरने के बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो बनता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। ठीक है। इब्राहिम लोधी ये भी काफ़ी फेमस होता है। और इसके समय में दिल्ली में एक युद्ध पानीपत में एक युद्ध होता है 1526 के आसपास। ठीक है। ये दिल्ली का राजा होता है इब्राहिम लोधी, परंतु इसके समय में क्या होता है? 1526 में एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। ठीक है। पानीपत का युद्ध ये पहला युद्ध होता है पानीपत का। ठीक है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और ये युद्ध किसके बीच में होता है? ये होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है। तो इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में बाबर जो है अपनी कूटनीति से, अपनी रणनीति से इब्राहिम लोधी को हरा देता है। और इब्राहिम लोधी ऐसा पहला राजा होता है दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध स्थल में मारा जाता है, युद्ध स्थल में जो है लड़ाई करते हुए मारा जाता है। और ये पानीपत की जो प्रथम लड़ाई होती है जो 1526 में हुई थी, ये लड़ाई कौन जीतता है? बाबर जीत जाता है। और दिल्ली के सुल्तानों का जो है अंत हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी दिल्ली में सुल्तान नहीं बनता। और उसके बाद दिल्ली पर जो है नियंत्रण कौन कर लेता है? बाबर कर लेता है। और बाबर क्या करता है? ये मुग़ल वंश की स्थापना करता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से लोधी वंश का जो है वो पतन हो जाता है और भारत में कौन आ जाता है? भारत में आ जाता है बाबर। और बाबर क्या करता है? बाबर करता है मुग़ल वंश की स्थापना, मुग़ल वंश की स्थापना। ठीक है, स्थापना। ठीक है। तो 1526 से लेकर 1526 में बाबर जो है मुग़ल वंश की स्थापना करता है। और ये मुग़ल वंश कब तक रहता है? मुग़ल वंश जो है ये रहता है 1800, इसको हम बोल सकते हैं 57 तक की लड़ाई में, 1857 तक की लड़ाई में मुग़ल वंश जो है ये रहता है। क्योंकि मुग़ल वंश का जो आखिरी राजा था वो बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड जो था, ये 1857 की लड़ाई में भाग लेते हैं। और परंतु ये अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इनको बंद कर दिया जाता है जेल में, जहाँ इनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। किसकी? बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड की, जो मुग़ल वंश के थे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो ये था हमारा टॉपिक, दिल्ली के शासक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न जो है मैचिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। ठीक है। फिर अगली वीडियो पे मिलेंगे हम बच्चे। ठीक है। ओके, थैंक यू।